मैं पापी हूँ, इस बात को आज मैं सार्वजनिक तौर पर मान रहा हूँ। पिछले तकरीबन 40 साल से मैंने इस बात को अपने सीने में दफन कर रखा है, लेकिन अब जिंदगी की गाड़ी और आगे खींचती नहीं लगती। बात उन दिनों की है जब मेरी जवानी उछाल मार रही थी। मैंने शहर के मशहूर समाजसेवी श्री श्री डालरियामल ने सभा की अध्यक्षता की। जैसी रिपोर्टिंग करते करते आगरा से निकलने वाली एडल्ट मैगजीन मचलती जवानी के लिए भी लिखना शुरू कर दिया था। ये मचलती जवानी ही मेरे पाप की जड़ है। एक दिन मचलती जवानी के संपादक रसीले लाल राजदार की एक ऐसी चिट्ठी आई जिसने मेरी दुनिया ही बदल डाली। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, रहते हैं ऐसे महानगर में जो सोनागाछी और बहू बाजार के लिए सारे देश मशहूर है, और आप है कि दमदार तस्वीरों तक ही नहीं भिजवा सकते। भेजिए भेजिए, अच्छी रकम दिलवा दूंगा प्रकाशक से कैमरा खरीदने के लिए। मैंने सेठ जी से कहा कि कुछ पैसे दे दो। यह सुन कर सेठ डालरियामल हो कर हंसे थे, और शाम तक मैं एक अच्छे से कमरे का मालिक बन गया था। बहू बाजार की खोली नंबर 34 में एक नई लड़की सीमा आई थी। चेहरा किसी बम्बईया हीरोइन से कम ना था। एक दिन सीमा नहा धोकर मुंह में पन रख अपने अधसूखे बाल को धीरे धीरे सुलझा रही थी, और तभी मैं उसकी खोली में जा धमका। सीधा सीमा ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर ली और सिटकिनी लगा दी और बोली, मेरा नाम सीमा है, आप अंदर आइए और बैठिए। मैं पलंग पर बैठते हुए बोला, देखो, मैं कुछ करने धरने नहीं आया हूँ। बात यह है कि बेवकूफ़ कही कि आज मेरी बौनी खराब कर दी। चल निकल यहाँ से, सीमा चीखते हुए बोली थी। मैं हकबका गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैं बोला, मैं तुम्हारी बौनी कहाँ खराब कर रहा हूँ? लो ये रुपया। यह सुनने ही सीमा चौंकी। वो बोली, मैं मुफ्त के पैसे नहीं लेता। मैं मुफ्त के पैसे कहाँ दे रहा हूँ? इसके बदले मुझे दूसरा काम है। दूसरा काम? क्या काम है? मैं तुम्हारी कुछ तस्वीर खींचना चाहता हूँ। यह सुनकर सुनना था कि सीमा मेरी बात बीच में ही काट कर हटाकर मार कर हंसी, और अरे मारे, ऐसे मर्द भी हो है दुनिया में। फिर सीमा मेरी और मुखातिब होकर बोली, मेरे तस्वीर देखकर कर ही मजे लोगा। चल ले खींच, तू भी क्या याद करेगा। और पैसे भी रख अपने पास, ज़रूरत है तो मुझ मुझसे ले जा 10-20। सीमा ने अंग्रेजी हीरोइनों के भी मात देने वाले पोज में तस्वीर खिंचाई। वे छपी तो अच्छे पैसे भी मिले। जब पहला मनी ऑर्डर आया तो उन पैसों से मैंने
उसके लिए एक साड़ी और ब्लाउज़ खरीदा। जब मैंने उसे देने गया तो ये सब देखकर उसकी आंखें भर आई। वो बोली, तुम आया करो ना। और मैं सीमा के पास आने जाने लगा। यही मेरा पाप था। उसके लिए कुछ साल पीछे जाना होगा। बात शायद साल 1946 की है। मेरे माता पिता ढाका के धान मंडी इलाके में रहता था। तब मैं प्राइमरी स्कूल की पहली क्लास में भर्ती हुआ था। स्कूल घर से 1 मील दूर था। लेकिन मैंने जो रास्ता दोस्तों के साथ कंचे खेलते हुए पता कर लिया था वो 4 मील से भी कम था। मेरे पिता लंबे रास्तों से ले जाकर मुझे स्कूल में भर्ती कर रहा है, लेकिन अगले ही दिन आना जाना था और इसके लिए मुझे शॉर्टकट रास्ता ही पसंद आया। बहुत दिनों के बाद देश के बंटवारे के बाद जब मैं कलकत्ता आ गया तो मुझे पता चला कि उस शॉर्टकट रास्ते का नाम गली चांद रहमान था। एक दिन मैंने जब माँ से पूछा, माँ माँ, उस रास्ते में बहुत सारी दीदियाँ और मौसियाँ अपने अपने घरों के सामने बैठी रहती है, वे कौन हैं? ये सुनकर माँ ने मुझे ढपटा था, खबरदार जो दोबारा उस रास्ते से गया तो। इसके बाद 2-3 दिन तक मैं मेन रोड से आया गया, लेकिन फिर वही गली पकड़ ली। एक दिन मैंने माँ को जब अच्छे मूड में देखा तो अपना सवाल दोहरा दिया। वे बोले, जा उन्हें ही पूछ लेना। एक मौसी मुझसे हर रोज बोला करती थी, ए लड़की, बंदरू चाय वाले के बोल देना तो लिली को 4 कप चाय मांग रही है। वे कभी मुझे 1 पैसा देती थी तो कभी 2 पैसे दिया करती थी। अगले दिन मैंने हिम्मत करके लिली से ही पूछ दिया। मेरी माँ ने पूछा है कि आप लोग कौन हैं? मेरा ये सवाल सुनकर लिली के अलावा और भी मौसियाँ और दीदियाँ हंस पड़ी। उन में से एक बोली थी, बता देना, हम लोग धंधे वालियाँ हैं। माँ को जब एक दिन फिर अच्छे मूड में देखा तो उनको बताया, माँ, वे कह रही थी कि धंधे वालियाँ है, लेकिन माँ शायद अंदर से जल भुनी बैठी थी। वे बोली, जा उनसे ये भी पूछना कि कैसा चल रहा है धंधा। मैंने वाकई ये बात पूछ डाली। इसके जवाब में लिली ने हंसकर कहा था, जा कर कह देना उनसे कि बड़ा अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है कि सलवार पहनने की फुर्सत नहीं मिलती। ये जवाब सुनकर माँ ने इतनी ज़ोर से तमाचा मारा था कि गाल सूज जाने की वजह से मैं कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाया था। एक दिन पता नहीं क्या बात होता है जब मैं ये नहीं जानता था, इसलिए चुप रहा। वे फिर बोली, सब्जी वाले मोहल्ले में रहता है ना तू? वहाँ दंगा फैल गया है। जब तक ठीक ना हो जाए तू यहीं छिपा रहे। क्यों लग गया था? कर्फ्यू लग गया था। 3 दिन के बाद हालात सुधरी और कर्फ्यू में ढील हुई तो लिली ने बताया, सब्जी वाले मोहल्ले में एक भी हिंदू नहीं है। लगता है
जो मारे जाने से बच गए हैं वे कहीं और चल गए हैं। अगले दिन वे मुझे लेकर मेरे ठेले में गई, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ जले हुए मकान थे।